हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अभी लास्ट वीक ओवर हुआ है। और इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न है वो फाइलिंग होनी जनरली मई जून में स्टार्ट होती है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग 1 अप्रैल से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए थे। और ITR 1, ITR 2 एंड ITR 4 ये 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स अभी अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं और आप अपनी जो रिपोर्टिंग है ITR की वो ठीक से करना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आप ये मेक श्योर कर लें कि जो सैलरी की इनकम आपकी 26 AS में है और फॉर्म 16 में है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मिसमैच ना हो, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आए। तो आप जो भी डिक्लेरेशंस आपने एम्प्लॉयर को दी हैं, TDS जिस हिसाब से आपका डिडक्ट हुआ है, अगर आपकी जो डोनेशंस या कोई डिडक्शंस जो भी आपने की हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है आपने, तो ये मेक श्योर कर लें कि फॉर्म 16 में जो डिडक्शंस थी उसके हिसाब से आपका टैक्स कंप्यूट हुआ होगा डेफिनेटली, और उस हिसाब से ही आप अपना टैक्स लायबिलिटी अगर आ रहा है तो पे करें या रिफंड के लिए अप्लाई करें। अगर आप कोई एडिशनल डिडक्शंस लेने जाते हैं जो कि जेन्युइन नहीं है तो आपको नोटिस आने के बहुत चांसेस हाई है। ऐसा लास्ट ईयर में देखा गया है, बहुत लोगों को जो फेक HRA डिडक्शंस जिन्होंने ली हैं उनको प्रॉब्लम्स आई हैं। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है सैलरी टैक्स पेयर के लिए, वो ये है कि अगर आपके 2 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो मेक श्योर करें कि आप सेपरेट एम्प्लॉयर वाइज अपने रिटर्न में अपनी डिटेल्स को फिल करके फाइल करवाएं। तो ये बात रही सैलरीड एम्प्लॉयज़ की। अब अगर आपकी इंटरेस्ट से, जैसे कि FD इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट से कोई इनकम है, तो मेक श्योर करें कि वो भी आपकी करेक्टली रिपोर्ट हो। आपको करना क्या है कि आपको AIS और TIS जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, उनको डाउनलोड कर लेना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। 26 AS को डाउनलोड कर लेना है, पूरा अच्छे से सब मैच कर लेना है। मोस्टली क्या होगा कि आपके 26 AS अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर का TDS है वो उसमें अभी अपडेटेड नहीं होगा। तो रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी, ये आपका डिसीजन है, बट रिकमेंडेड यही है कि जब 26 AS में सारा डेटा अच्छे से डिस्प्ले हो जाए, चाहे वो बैंक का TDS हो जो बैंक ने आपकी इंटरेस्ट पे डिडक्ट किया है, या आपकी सैलरी पे जो TDS आपके एम्प्लॉयर ने आपका डिडक्ट किया है, तो कोई भी किसी भी रूप में जो TDS डिडक्ट हुआ है, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो 26 AS में जब वो दिख रहा है तभी क्लेम करने का ही बेनिफिट है। आप रिटर्न जल्दबाजी में अभी अगर फाइल कर देते हैं तो प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़, अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन है या लॉस है तो उसको शेयर ट्रेडिंग वाला कोई भी कैपिटल गेन लॉस या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपने कोई भी गेन या लॉस किया है, तो मेक श्योर करें कि कैपिटल गेन में जो भी शेयर ट्रेडिंग आपने की है उसको आप ब्रोकर से जो स्टेटमेंट आपको मिलती है उसको डाउनलोड करके उस ब्रोकर की स्टेटमेंट के हिसाब से आप कैपिटल गेन को फिल करके फाइल करें। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन था, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन थी, उसमें भी आप प्रॉपर तरीके से उसको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न को बनवा के फाइल करें। और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप डील करते हैं तो उस केस में वो बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस माना जाता है। तो अगर फ्यूचर ऑप्शंस में आपको लॉस हुआ है तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आप फ्यूचर ऑप्शन के लॉस को सैलरी के अलावा अगर कोई अदर इनकम्स हैं तो उससे आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें कि फ्यूचर ऑप्शन के लॉस को आप इग्नोर ना करें, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है भले ही वो लॉस था। तो मैंने आपको सैलरी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और आपका फ्यूचर ऑप्शन वाला भी आपको बता दिया। अब एक लास्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर आपकी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है और आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में आप इंटरेस्ट की जो डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में आप ले सकते थे वो न्यू में आप नहीं ले पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर आपका रिजीम ओल्ड है तभी ही आप इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने HRA का कैसे जो है डिडक्शन लिया है नहीं लिया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि HRA का जो अमाउंट है, अगर आपके टेनेंट ने रिपोर्ट कर दिया, भले ही वो आपका TDS डिडक्शन में नहीं हो रहा है ना, 26 AS में वो नहीं दिख रहा है, तो आप AIS में जाके चेक करेंगे तो अगर टेनेंट ने HRA क्लेम किया होगा तो आपके AIS में वो ज़रूर अपीयर करेगा। तो वो इनकम को भी आप मिस ना करें, उसको भी रिपोर्ट कर दें। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट या आपको कोई भी ऐसी क्लैरिफिकेशन जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उससे रिलेटेड है तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हैं। और
लास्ट जो बोनस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो ये है, जैसे मैंने अभी पिछले डिस्कशन में, जो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है अभी तक, तो आपने सुना होगा कि मैं टीडीएस की बात कर रहा था। टीडीएस जब तक अपडेट नहीं होता तब तक रिटर्न फाइल ना करें, जब अपडेट हो जाए उसके बाद ही करें। सारी प्रॉपर मैचिंग करने के बाद ही रिटर्न फाइल होगी, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल ये भी देखा गया है कि रिटर्न प्रोसेसिंग बहुत फास्ट वे में हो जाती है, तो अगर आप अभी फाइल कर दें और गलत रिटर्न प्रोसेस हो जाए आपकी, तो हो सकता है कि बाद में आपको रिवाइज रिटर्न करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप अभी वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें और फिर बाद में ही फाइल करें। क्योंकि डिपार्टमेंट ने भले ही ITR 1, 2 एंड 4 अभी रिलीज कर दी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न आपको अभी ही फाइल करनी है। आप तब फाइल करें जब आपका डेटा आपको प्रॉपर तरह से दिख रहा है, उसके बाद ही आप ये डिसीजन लें कि रिटर्न आपको फाइल करनी है या नहीं करनी। तो इसकी सबसे सही जो तारीख रहेगी वो 31 मई के बाद रहेगी, है ना। तो आप 31 मई तक वेट करें, उसके बाद ही अपनी रिटर्न को फाइल करें। तो ये जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कलीग्स में शेयर करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और अपना रिटर्न फाइलिंग का डिसीजन वो एक्यूरेटली ले पाएँ। नमस्कार, टीम लीगल सुविधा की तरफ से।